आज रूपाली का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद होती जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रूपाली के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रूपाली के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वे स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रूपाली की मां बर्दाश्त न कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लग गया, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई थी। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी मां की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 3 महीने पहले ही की बात है कि रूपाली के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया था। लेकिन रूपाली नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए, क्योंकि वह उनका ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। अभी रूपाली यह सब सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई गौरव का फ़ोन आया था। रूपाली ने जल्दी से फ़ोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। रूपाली ने चिंता व्यक्त की। सब ठीक तो है? हाँ रूपाली, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटता था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाता था। अच्छा भैया, वो सब छोड़ो, अब यह बताओ कि माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। रूपाली ने बड़ी उत्सुकता से अपने भाई से कहा, माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रूपाली, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है। अब तो उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवा देता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रूपाली का फ़ोन है। हेलो रूपाली, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रूपाली बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना आप? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क में जाने का समय हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना अपना, कहते हुए रूपाली ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय रूपाली का पति संदीप ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। अरे आप आ गए, आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है धीरे धीरे। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। क्या पता माँ का अब क्या होगा। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर रूपाली रसोई घर में जाकर अपने पति संदीप के लिए चाय बनाने लगी। फिर संदीप ने कहा, अच्छा रूपाली, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। तुम क्या कहती हो? फिर रूपाली बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और भगवान का आशीर्वाद लें। ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। संदीप को भी बात सुनते ही जच गई। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है रूपाली? फिर रूपाली ने कहा,
कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जैसा तुम कहो रूपाली, तुम्हारा हुक्म न मानने की मेरे में हिम्मत कहाँ है, संदीप ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रूपाली बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन रूपाली और संदीप अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रूपाली ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रूपाली को उन पर तरस आ रहा था। रूपाली उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो संदीप बोला, अरे अरे, सब लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रूपाली ने खाना बांटना शुरू किया। तो संदीप सबको कंबल बांटने लगा। कंबल बांटते हुए संदीप के चेहरे पर मुस्कान थी। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रूपाली खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी मुझे और खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। तो फिर रूपाली पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। रूपाली ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी। रूपाली उस वृद्ध महिला के चेहरे को देखते ही स्तब्ध रह गई। उसके तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी संदीप उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रूपाली, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रूपाली तो सामने बैठी औरत की ओर देखे ही जा रही थी, बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर संदीप उस वृद्ध महिला की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रूपाली को ही देखी जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बिटिया, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हो क्या? तभी रूपाली रोते रोते बोली, हाँ यह मेरी माँ है, सरिता देवी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बिटिया करीब 1 महीना पहले की बात है, एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें कुछ भी याद नहीं हैं। ये कहाँ रहती हैं? यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और तो और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? तो रूपाली बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर संदीप ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे ना, और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई थी। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रूपाली ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं पा रही हैं। फिर संदीप बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो यह कुछ बता पाएंगी कि आखिर बात क्या है। रूपाली, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए संदीप ने सरिता जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर रूपाली ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रूपाली और संदीप अभी तक उलझन में ही थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रूपाली ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं हैं? तभी रूपाली का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पल्लवी ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, वो सब तो ठीक है, एक बार माँ से बात तो करवाना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है रूपाली, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रूपाली का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रूपाली की माँ जैसी आवाज़ आई, रूपाली बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुमसे फिर बाद में बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो रूपाली का सिर चकराने लगा।
रूपाली दुविधा में पड़ गई। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रूपाली के भाई ने कहा, वो क्या है ना रूपाली, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती है। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूंगा। अभी माँ से फोन पर बात करने के बाद रूपाली हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फोन पर आवाज सुनी वह किसकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फोन स्पीकर पर था। संदीप ने भी फोन पर चल रही सारी बातें सुन ली थी। वह बोला, रूपाली, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर नहीं ले आए हैं? तो रूपाली बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की बात या गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अब तक भी उनकी टांग पर ही होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपाली अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पे से कपड़ा हटाया तो निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन संदीप, अब तक भैया मुझसे किसकी आवाज़ सुनाते रहे हैं? ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में रहते हैं और माँ को कुछ याद ही नहीं। तो संदीप बोला, रूपाली शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रूपाली अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? आपकी अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती है ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। फिर रूपाली की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो ना, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भला तुम्हारा बुरा कैसे हो सकता है? भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रूपाली की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रूपाली के दिल को एक सुकून सा मिला। अगले दिन रूपाली अपने पति संदीप के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाइयां दी जाएं और मरीज को पुरानी बातें समय समय पर याद दिलाई जाएं तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर रूपाली थोड़ा मायूस सी हो गई। वे लोग सरिता जी को अपने साथ घर पर वापस ले आए। घर पहुंचकर रूपाली ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाइयाँ दे दी। जब सरिता जी सो गई तो रूपाली ने संदीप से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमसे झूठ बोलते आए हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा था तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करते थे। तो संदीप बोला, लेकिन रूपाली, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ संदीप, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, उनसे मैं बदला लेकर रहूँगी। लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। तो ये सब प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर संदीप बोला, रूपाली, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भैया और भाभी को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 50 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन रूपाली, ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई भी थी कि नहीं जिससे 50 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया गया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है संदीप, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक न हो जाए।
इस सोच विचार में डूबी रूपाली कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रूपाली ने अपने भाई गौरव को फोन लगाया। गौरव के फोन उठाते ही रूपाली बोली, भैया जरा माँ से बात करवाना, तो बहुत ही जरूरी बात करनी है। तभी गौरव बोला, रूपाली तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पल्लवी उन्हें पार्क में लेकर गई है। क्यों, क्या कोई ज़रूरी काम था माँ से? लेकिन रूपाली ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। फिर रूपाली ने अपने प्लान के मुताबिक अपने भाई से वह बोला जो संदीप ने उससे कहा था। इतना सुनते ही रूपाली के भाई गौरव की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीरें नाचने लगी। फिर बोला, रूपाली तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है ना, इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा क्या? तो रूपाली ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए थे। फिर भी मैं एक बार बात करके देख लेती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखवाया है। ऐसा कहकर रूपाली ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन गौरव को फ़ोन करके बता दिया गया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर गौरव बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करवाता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, रूपाली ने कहा। तो गौरव बोला, हाँ वैसे तो बहुत ही दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रख लेगी। यह बातें सुनकर रूपाली सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक फोटो एल्बम दिखाई जिसमें उसके पूरे परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन सरिता जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देखती जा रही थीं। वह किसी को पहचान ही नहीं पा रही थी, परंतु जैसे इन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज सी हो गई। इससे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रण भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रूपाली यह देखकर चौंक गई। रूपाली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय रूपाली उन्हें घर के पास ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रूपाली अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रूपाली ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहां जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। रूपाली इसी सोच में अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहां एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे सरिता जी कैसी हो, तुम बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत सरिता जी की पड़ोसन गोमती जी थी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप, रूपाली ने कहा। तो गोमती जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी जी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। फिर उनकी माँ की ओर देखते हुए गोमती जी बोली, लेकिन बेटी रूपाली तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊँ आंटी जी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई है। अरे बेटी, तो इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो तेरे मम्मी पापा से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर कर दे, शायद तेरी समस्या का कुछ हल निकल आए। लेकिन वह तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जब सरिता जी की यह हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भैया भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे। उन्हें तो तुम्हारी माँ की हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे।
इतने दिन बाद बिना खाए पिए कैसे रहेंगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भैया भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते गोमती जी की आवाज रुआसी हो गई। ये सारी बातें सुनते सुनते रूपाली के दुख का ठिकाना न रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। गोमती जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो रूपाली खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी जी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो गोमती जी बोली, बेटा अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ, यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भैया भाभी ने बेच दिया था। तभी रूपाली ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो आंटी जी, भैया ने यह मकान बेच दिया? कब बेचा और मुझे बताया तक नहीं। सुनते ही रूपाली कुछ गहरी सोच में पड़ गई। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते थे? तो गोमती जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की हालत ऐसी ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो सरिता जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर यह यहाँ कैसे? माजरा कुछ समझ में नहीं आया। गोमती जी ने पूछा तो रूपाली ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। गौरव की करतूत सुनकर गोमती जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर रूपाली बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से जरूर लूंगी। फिर गोमती जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई जरूरत चाहिए तो बिना झिझक के बता देना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली सरिता जी, और बेचारी पर न जाने ऐसी क्या बीती जो इनकी यह हालत हो गई। दुखी मन से रूपाली अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रूपाली का भैया गौरव भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। रूपाली के घर पहुंचने से पहले ही रूपाली ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रूपाली और संदीप ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही न हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि गौरव बोला, रूपाली, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो संदीप ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रूपाली ने कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो गौरव बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है ना, और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे थे। फिर उनकी पत्नी पल्लवी बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ की कितनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय रूपाली बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ बात है। एक काम करो, फोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय गौरव हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होंगी। कोई बात नहीं, बात भी कर लेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी तो सो रही हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर रूपाली बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी चिंता मैं दूर किए देती हूँ, तुम लोग न सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही गौरव और उसकी पत्नी पल्लवी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उसी समय संदीप सरिता जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही गौरव और पल्लवी की आंखें फटी की फटी रह गई, उनके पसीने छूटने लगे। तो रूपाली बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगता था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? आपकी यह गलत फहमी थी। वैसे भैया, मैं भी आपको एक सच बता दूं, माँ की कोई पॉलिसी नहीं थी, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत ही छोटी सी बात है ना भैया। और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले से ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे, जेल। रूपाली ने ऊंची आवाज में कहा। तो गौरव कांपते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बता दी है? लेकिन माँ, यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया? तो रूपाली ने कहा, अच्छा, तो इनका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है।
तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया? क्या तुम्हें उन पर जरा सी दया नहीं आई? इतना सुनते ही गौरव की नजरें नीचे झुक गई और फिर रूपाली बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुमने मेरी बात करवाते आ रहे थे वो औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर गौरव ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाना चाहता था, वहाँ बसना चाहता था। और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा तो ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रूपाली बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे यह हमारी माँ है जिन्हें तुमने लवारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वह भी यह दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहते रहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना? अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो गौरव बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड किया गया था। उसी आवाज का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रूपाली बोली, मुझे माफ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप दोनों अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही गौरव और पल्लवी ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय पल्लवी के पांव फिसला और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोटें आई थी जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रूपाली ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रूपाली पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पल्लवी की ओर इशारा करते हुए बोली, सरिता जी जोर जोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल रूपाली। इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई थी। कहते कहते सरिता जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रूपाली स्तब्ध रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? आप सच कह रही हैं ना? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और यह करते हुए उन्हें जरा सी भी तेरे पिता पर दया नहीं आई। इतना सुनकर रूपाली और संदीप की आंखें फटी की फटी रह गई और सरिता जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद ही सीढ़ियों से गिरकर चोट खाए बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। गौरव पैर पकड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय सरिता जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब माफी मांगने से कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया और पल्लवी को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रूपाली अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? माँ बोलिए ना। तो सरिता जी बोली, हाँ बेटा, पल्लवी को सीढ़ियों से गिरते देखकर फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ पिछली सारी बातें भी मुझे याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को, पुराने जख्मों को। रूपाली ने कहा,
तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि सब कुछ भूल जाओ। बच्चों की यह बात सुनकर रूपाली अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब वो नहीं था कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं।